आज जैसा उमर बिहार है वैसा क्यों है? यहाँ पे कोई आज़ाद प्रिंसली एस्टेट उस तरह से नहीं थी जैसे आपका भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, बनारस था, वैसा नहीं था। मगर आज जब आप बिहार देखते हैं, आप भी बिहार वापस रह करके आते हैं, तो आप पाते हैं कि बिहारी होना अपने आप में एक गाली सरीखा भी है, एक स्लैंग सरीखा है। खासकर दिल्ली में जो बिहारी वर्ड यूज़ होता है वो वर्ड बाहरी से शुरू हुआ है। मेवाड़ प्रेम तो हम लोग बचपन से, वो आइसक्रीम का एक तर्ज है, जिनसे बात कीजिए कोई बिहार के नहीं, सब बाहर से आए हैं। सेक्शन और हेरिटेज की जो लिगेसी की जो हम बातचीत करते हैं, वो कहीं ना कहीं धराशायी की जाए। पटना स्टेट जंक्शन के सामने वहाँ पे बुद्धा स्मृति पार्क है। वो पार्क सभी लोग जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि वहाँ पे एक जेल था। बात करते हैं कि ये जो दोनों स्टेट है इसको वापस से एक किया जाएगा। और कायस्थों से जुड़ी हुई एक भाषा बोली थी। 1912 में पटना की धरती पे एक बहुत बड़ी चीज़ हुई जहाँ पे हमने गांधी जी को लॉन्च किया। जब कभी भी बात बिहार की होती है तो बात गर्दो गुबार की होती है, बात इतिहास की होती है, बात बुद्ध से लेकर के महावीर तक, महावीर से लेकर के वीर कुंवर सिंह तक, और हालिया राजनीतिक घटनाक्रम देखेंगे तो बिहार बहुतों की गले की फांस भी है, बहुतों को चुभता भी है। अभी भी बीमारू स्टेट के तौर पर ही बिहार की गिनती की जा सकती है और माइग्रेशन उसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, पलायन ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, स्वास्थ्य व्यवस्था, एजुकेशन, तमाम मामलों में बिहार को जब हम देश के और अलग अलग राज्यों से कंपेयर करते हैं तो पाते हैं कि अभी भी बिहार के भीतर एक ऑब्वियस पिछड़ापन है। साल 1911, साल 1935-36 कभी बिहार का बंटवारा भी हुआ, बंगाल से जिस तरीके से वो अलग हुआ, और बाद में बंगाल के साथ उसे फिर से जोड़ने की भी बातें आईं। बहुत सारे लोग शायद न जानते हों, श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे, या फिर जो दूसरे मुख्यमंत्री रहे विधान चंद्र रॉय, बंगाल के अपने अंतिम दिनों तक जो बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जोड़ने की भी कोशिशें की। हमारे साथ उन तमाम चीज़ों पर और अलग अलग चीज़ों पर बिहार की जो अनटोल्ड स्टोरी है, अनटोल्ड हिस्ट्री है, उस पर बातचीत करने के लिए उमर हैं। और उमर जो हैं स्कॉलर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, अपना एक बहुत खूबसूरत सा पेज चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ। वो हमारा प्रोग्राम था उस नाम का। बाकी पेज का हमारे नाम है हेरिटेज टाइम्स। हेरिटेज टाइम्स, सॉरी। तो उमर से हम उन तमाम चीज़ों पे अभी हाल फिलहाल इन्होंने एक अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिहार करके एक कार्यक्रम किया पटना के भीतर, और उसमें अलग अलग विधा के लोग, अलग अलग स्कॉलर्स आए थे, और हम उमर से उन सारी चीज़ों पे, या बिहार जैसा है वैसा क्यों है ना, क्योंकि उमर अपने तरीके से इन सारी चीज़ों पर, और जब कभी भी एक तारीख की बातचीत होती है तो हमने जिक्र किया कि किस तरीके से शेरशाह सूरी की भी तारीख है, और आज के दौर में जो राजनेता हैं उनकी भी अपनी तारीख है, और बिहार के बनने में, बिगड़ने में उनकी अपने तरीके से अहम भूमिका है। तो आज जैसा उमर बिहार है वैसा क्यों है? हम सभी लोग इस सवाल से हर जगह पर रूबरू होते हैं, हमसे पूछताछ होती है कि भाई अभी भी आप लोग बीमारू से क्यों नहीं बाहर निकल पा रहे हैं, अभी भी क्यों जो है बिहार जात पात की पॉलिटिक्स में ज़्यादा फंसा हुआ है, मुद्दों की बात कम होती है। हालांकि हम जो जर्नलिस्ट हैं वो घूमते हुए पूरे देश भर में, दुनिया भर में पाते हैं कि भाई जात पात हर जगह है, बिहार यूपी थोड़ा ज़्यादा बदनाम है इस मामले में। तो आप क्या पाते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, मौजूदा दौर में अगर बात करें तो पिछले 30 साल की पॉलिटिक्स हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इस चीज़ पे जो बात होती है वो ये है कि फ़िलहाल पोस्ट मंडल और प्री मंडल पॉलिटिक्स है। लेकिन हम जिस चीज़ पे हम लोग जो काम करते हैं उसमें यह है कि बिहार की जो 300 साल की हिस्ट्री है, 300 साल की हिस्ट्री से मुराद ये है कि आज़ादी के 75 साल के बाद और फिर उससे पहले जो अंग्रेज़ों से हमारा मुल्क ग़ुलाम है, यानी 1757 में बिहार का ख़ित्ता प्रॉपर तौर पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। तो उसके बाद से अगर देखें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस चीज़ पे आमतौर पर लोग स्कॉलर भी ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग भी उस पर तवज्जो नहीं देते हैं, कि बिहार और जो पूरा अखंड बंगाल है उस ज़माने का, यानी आज का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये जो खित्ता है ये प्रॉपर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। वहाँ पे वो हुकूमत कर रहे थे, और यहाँ पे कोई आज़ाद प्रिंसली एस्टेट उस तरह से नहीं थी जैसे आपका भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, बनारस था, वैसा नहीं था। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला था कि यहाँ पे जो भी काम होना है विकास का वो अंग्रेज़ करेंगे।
और जबकि वहाँ पर यह था कि जहाँ के राजा महाराजा थे, जैसे बनारस महाराज की अंग्रेज बात करेंगे करें, मतलब स्टेट करेगा। स्टेट करेगा। वहाँ पे बनारस महाराज हैं तो वो अपने आवाम के लिए टैक्स उन्हीं से लेते हैं, सही बात है, लेकिन वो अपने आवाम के लिए बीएचयू भी खोल रहे हैं, वडोदरा में खुल रहा है, हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी खुल रही है। लेकिन ये चीज़ हमारे बिहार में और ख़ासकर बंगाल के इलाके में था, क्योंकि उस इलाके में वो हाकिम थे, 1912 तक कैपिटल रहा है कलकत्ता, तो उस इलाके में था। लेकिन जिस इलाके में बैठ के हम बात कर रहे हैं यानी पटना में, और इस इलाके में यूनिवर्सिटी नाम की चीज़ें नहीं थी, कॉलेज नाम की चीज़ें नहीं थी। एक कॉलेज था, वो था पटना कॉलेज, 1863 में वो खुला। तो उसकी भी कहानी बहुत मज़ेदार है। जब पटना के लोगों ने उसके लिए लॉबिंग शुरू की, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, गुजरी के नवाब थे विलायत अली खां। तो उन्होंने जब 5,000 रुपये दिया डोनेशन, और उसके बाद अलग अलग यहाँ के राजे रजवाड़े, जो जिसमें दरभंगा महाराज का नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना होगा कि ये महाराज प्रिंसली एस्टेट नहीं है, जैसे नवाब भी है वो प्रिंसली नहीं, वैसे टाइटल है, सेम महाराज का भी इनके पास टाइटल है ज़मींदार। तो इन लोगों ने जब डोनेशन दिया तब पटना कॉलेज की बुनियाद पड़ती है, एक। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि उस कॉलेज को एस्टैब्लिश करने में जो यहाँ के कुछ क्रांतिकारी थे, ख़ास कर सादिकपुर के, जिन लोगों को अंडमान निकोबार भेजा गया, उनकी ज़मीनें नीलाम हुई, उनकी जागीरदारी जब नीलाम हुई तो उससे जो पैसा आया तो उसको कॉलेज के डेवलपमेंट में लगाया गया। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर कॉलेज खुलना है तो आपको खुद डोनेशन देना है, यहाँ के जो प्रॉपर्टी नीलाम होगी उससे जो पैसा आएगा वो सही होगा। जबकि और स्टेट में कॉलेज वहाँ के राजा महाराजा खुद से खोल रहे हैं अपनी आवाम के लिए। तो ये एक बेसिक फ़र्क है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये। तो इस वजह कर बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रेगुलर कोलैप्स रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें थी नहीं। इसके अलावा इस इलाके पे मतलब बक्सर की जो युद्ध हुई थी 1764 में, मीर कासिम और वो सारे, जिसमें अंग्रेज़ जीत गए थे, तो पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो अंग्रेज़ों के अंडर में आ गई। उसके 100 साल के बाद इस खित्ते में कॉलेज खुल रहा है, यानी 1863 में। तो 100 साल का जो एजुकेशन का निज़ाम है उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है कि उस 100 साल में अंग्रेज़ों ने इस इलाके में क्या किया और उस 100 साल में यहाँ के लोगों ने क्या किया। तो सबसे पहले बात करते हैं 1757, नवाब सिराजुद्दौला इसी सरजमी पटना में पैदा हुए। उनके वालिद की मज़ार इसी पटना में है, हैबत जंग की मज़ार। उनकी वालदा के नाम पे ही ये पटना का एक इलाका है, बेगमपुर कहलाता है, और उसी बेगमपुर में उनके वालिद दफन है, जिन्हें 1755 में कत्ल किया गया था। वो यहाँ के नायब सूबेदार रहे हैं। उसके बाद आता है 1764 का दौर, मीर कासिम जो युद्ध करेंगे, तो उसमें वो किस तरह से मुर्शिदाबाद से निकलकर पहले मुंगेर के इलाके में आते हैं, फिर पटना में आते हैं। आज भी वो स्मारक अंग्रेज़ों का बनाया हुआ उन अंग्रेज़ों के लिए जो यहाँ कत्ल किए गए थे। तो एक जद्दोजहद की शुरुआत होती है। उसके बाद जब 1760 का दौर आता है तो यहाँ पे फिर से एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक अलग चीज़ देखने को मिलती है, जब सूफ़ी फ़कीर और साधु एक साथ आते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने के लिए, और इन्हें छोटे छोटे जो रजवाड़े थे उनका पूरा समर्थन हासिल था। तो ये लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आके जद्दोजहद करते हैं। तकरीबन 40-45 साल तक इनका जद्दोजहद चलता है, यानी 1760 से शुरू होता है या 1805 के आसपास ख़त्म होता है, जब मूसा शाह, मजनू शाह जैसे क्रांतिकारी इसको लीड कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद एक दौर आता है 1820 का। उस दौर भी छुटपुट विद्रोह यहाँ पर होता है। तो हम लोग आमतौर पर जब बात करते हैं तो उसमें होता है राजा, रजवाड़ा, ज़मींदार, इन लोगों की बात होती है, लेकिन हम लगातार आदिवासियों के कंट्रीब्यूशन के भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने जंगल ज़मीन की जद्दोजहद, उससे बचाने की जद्दोजहद कैसे की। तो वही 1820 का दौर है जो उनकी कुर्बानी का दौर शुरू होता है। वो शुरू होता है, वो 1910 तक चलता है। जो आखिरी सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो वीर बिरसा मुंडा का नाम आता है। उमर, आप बिरसा मुंडा का आपने जिक्र कर दिया, और हम अपने दर्शकों को बताने के लिए कि बिहार के भीतर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कुछ एक हिस्सों में, कुछ एक ज़िलों में दिखाई पड़ती है। झारखंड का जिस तरीके से बंटवारा हुआ तो लार्जर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो झारखंड में चली गई। झारखंड का वो आंदोलन भी था, जिस तरीके से आज हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन, वो एक लंबा आंदोलन रहा, किस तरीके से वो झारखंड बंटवारा हुआ, उस कहानी पर हम अभी नहीं जाएंगे। मगर फिर भी बिरसा मुंडा का चूंकि जिक्र कर दिया आपने, आपके लिए एक चीज़ बता दें, जब साल 1911 में बिहार अलग हो रहा था तो उस वक्त भी ये मांग उठाई गई थी कि झारखंड को अलग किया जाए, मतलब छोटा नागपुर को एक अलग सेपरेट स्टेट बनाने की मांग हुई थी। एग्जैक्टली इस तरह से समझें, जो 1911 में जब मांग मानी गई कि बिहार बंगाल से अलग होगा, तो उसमें जो वर्ड यूज़ किया गया था छोटा नागपुर, उड़ीसा एंड बिहार, और ये तीनों को कंबाइन रखा गया। और वक्त के साथ पहले उड़ीसा को 1936 में अलग किया गया बिहार से, और फिर उसके बाद बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो इसको हम लोग बेसिकली ये देख सकते हैं कि ये मांग उस ज़माने में थी, लेकिन ये एक दौर होता है, धीरे धीरे वक्त के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। तो झारखंड भी उसी तरह से बिहार से अलग हुआ, और ये है कि उसके लिए एक लंबा जद्दोजहद उनको करना पड़ा, जैसे बिहार वालों ने किया 1911 तक। हाँ बिल्कुल। तो चूँकि ना
सिर्फ बंगाल के बंटने से बल्कि उड़ीसा के भी बंटने से, अलग थलग होने से बिहार के भीतर जो कुछ भी बचा वो अपना कहेंगे कि एक बड़ा जो वितान हो सकता था वो कम से कम हमारे पास से दूसरे एक में चला गया, जहां हम लिटरेचर की बातचीत करते हैं या कल्चरल हेरिटेज की बातचीत करते हैं या फिर मिनरल्स ही हम देखेंगे कि अगर हम जब पूरे झारखंड के इलाकों में घूमते हैं या उड़ीसा के इलाकों में, आज आप देखते होंगे कि उड़ीसा जिस तरीके से समृद्धि दिखती है वहाँ पर, या फिर झारखंड के भीतर भी जिस तरीके की लूट दिखती है अलग अलग तरीके से, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके पीछे वो एक मिनरल एक बड़ा एस्पेक्ट है। और वो जिस तरीके से बटा वो एक पॉलिटिकल रीज़न है, हम उस पर बहुत नहीं जाएंगे। मगर आज जब आप बिहार देखते हैं, आप भी बिहार वापस रह करके आते हैं, तो आप पाते हैं कि बिहारी होना अपने आप में एक गाली सरीखा भी है, एक स्लैंग सरीखा है। अभी भी हम लोग उन सारी चीज़ों से जो है वो पाते हैं। तो आप भी तो फेस करते ही होंगे जहाँ कहीं भी जाते होंगे। तो इसमें दो चीज़ है। पहला है कि इंसान एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाए तो ये गड़बड़ है कि किसी ने अगर हमें बिहारी कह दिया, हम इस पर शर्मा जाएं तो ये गलत होगा। तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी दो चीज़ होता है। एक पहला ये है कि हम ईमानदारी से अपने आप को पॉजिटिव वे में दिखाएं कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए या फिर इस दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो वो सारी चीज़ें, तो यही वो सरजमी है जहाँ पे गौतम बुद्ध हैं, यहीं पे जैन मुनि, यहीं पे हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज की पैदाइश हुई, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे पास लीगेसी बहुत ज़्यादा है। और आज के डेट में जो कमज़ोरी है तो हम थोड़ी उस कमज़ोरी से पीछे भाग रहे हैं। लगातार कोशिश हो रही है, हुकूमत भी बोलती है कि हम इसके तरफ कोशिश कर रहे हैं कि जो सुधार हो। तो हम पहली बात कि इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं घबराते हैं और किसी को नहीं घबराना चाहिए। अगर आप बिहारी के हैं, अगर हमारी पैदाइश यहाँ हुई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग वर्ड आपको बता दें कि ख़ासकर दिल्ली में जो बिहारी वर्ड यूज़ होता है वो वर्ड बाहरी से शुरू हुआ है। मामला ये है कि 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वहाँ की मुस्लिम आबादी जो है वो बाहर चली गई। मतलब उसको मतलब बहुत बड़े पैमाने में माइग्रेशन हुआ और बाहर से हिंदू आबादी जो पंजाब के उस इलाके से थी वो आई। वहाँ पे आज भी बहुत बड़ी आबादी पंजाबी सिंधियों की है। तो वो जब जगह खाली हुआ तो बिहार के और ख़ास के यूपी के लोग वहाँ पर बहुत तेज़ी में गए। तो उसमें ये होता है कि जब आप कोई नई जगह जाते हैं तो आपके एग्जिस्टेंस का मामला होता है। तो हर बाहरी आदमी दूसरे को बाहरी बोलता है। तो सेम वो बाहरी होते हुए यानी वेस्टर्न यूपी वाले जब वहाँ गए तो उनको लोकल दिल्ली वालों ने बाहरी कहा। तो अब ये जब बाहरी हैं तो ये इन्होंने ईस्टर्न यूपी वालों को बाहरी कहा। अब ईस्टर्न यूपी वालों ने बिहारियों को बिहारी कहा। तो वो बाहरी होते होते वो बिहारी बन गया है। क्योंकि दिल्ली का मामला तो बिल्कुल पिछले 75 साल की हिस्ट्री में यही है, जो स्लैंग बना है वो बाहरी से बिहारी हो गया एक। और दूसरा ये है कि हम बिहार के लोग इतने मशहूर हैं कि लोग हमें बिहारी वर्ड से यूज़ कर लेते हैं। ये कॉमन है क्योंकि जो लोगों के ज़ुबान पे कि मामला ये हो गया है कि बिहार के लोग एक निगेटिव लोग ज़रूर कहते हैं कि ये यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ चले गए, यहाँ से लेबर जा रहे हैं। लेकिन हम हर जगह जा रहे हैं। अगर कोई भी स्टेट तरक्की याफ्ता हो रहा है तो हम मजदूर ही के रूप में वहाँ पर हैं, लेकिन हमारा एक कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पर है। तो इससे नहीं घबराना चाहिए। इंसान भीख नहीं मांग रहा, इंसान मेहनत कर रहा है एक। और दूसरी चीज़ है कि हमें कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम पॉजिटिव वे में अपने स्टेट को, अपने मुल्क को सर्व करें। तो इसे मेरे हिसाब से निगेटिव नहीं लेना चाहिए। बाकी जो स्लैंग कहते हैं उनके अंदर सुधार की ज़रूरत है, हमें नहीं। मतलब हमें अपने आप को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। क्योंकि इस बीच जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जहाँ तहाँ आते जाते हैं, इस बीच 4-5 सालों में हम भी आपसे बातचीत कर रहे थे किस तरीके से मुरादाबादी या हैदराबादी बिरयानी का पूरा एक कल्चर आप पटना से लगाए तमाम छोटे छोटे जगहों पर। मेवाड़ प्रेम पिछले 20 साल से हम लोग देख रहे हैं। बिरयानी तो 4 साल में इंट्रोड्यूस हुई है बिहार में। मेवाड़ प्रेम तो हम लोग बचपन से, वो आइसक्रीम का एक तर्ज है। जिनसे बात कीजिए कोई बिहार के नहीं, सब बाहर से आए हैं। कुछ राजस्थान से मिलते हैं, वो भी बड़ा एक बड़ी आबादी है जो आई है यहाँ पे, जो बिजनेस कर रही है। तो अब उनको हम निगेटिव में पोर्ट्रे का, तो ये हमारी खराबी है ना कि हम कहने का मतलब कि जो लोग भी रोजगार धंधे के लिए कहीं ना कहीं जहां उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने अपनी जो कुर्बानी दी है वो थोड़ी बिहारी, बाहरी या फिर इसको, उन्होंने अखंड हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। तो हम लोग तो 15 अगस्त 1947 के बंटवारे को जब रद्द करते हैं तो हम बिहार और यूपी या राजस्थान या दिल्ली के बीच में तफरक़े की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। जब हम यूनाइटेड मुल्क की बात करते हैं तो हमारे यहाँ इस चीज़ का तस्वुर तो हो ही नहीं चाहिए। अगर कोई बिहार का इंसान अगर दिल्ली में काम करने जा रहा है, मुंबई में काम करने जा रहा है, तो हिंदुस्तान का नागरिक है।
मतलब ये है, अगर तो उसकी इज्जत होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसको थोड़ी है कि तुम अपने घर जाओ, ये बिल्कुल ही मेरे हिसाब से गैर ज़रूरी चीज़ है जो लोग करते हैं आज की डेट में। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। जब हम अपने शहीदों के उन जिनके लिए उन्होंने कुर्बानी दी, वो थोड़ी बिहार के लिए या स्पेसिफिक रीजन के लिए दे रहे, वो मुल्क के लिए दे रहे थे। तो मुल्क कैसे बनता है? अलग अलग स्टेट जुड़ते हैं तो उससे मुल्क, उसके अंदर रहने वाले इंसान, तो हर इंसान का सेम वैल्यू हमारा संविधान कहता है। तो इस चीज़ पे तो फोकस होना चाहिए। कोई अगर मान लीजिए बाहर से ही बिहार आता है तो अब हम उनकी इज्जत नहीं करें तो ये हमारी खराबी है ना। बिल्कुल। तो ये तो जैसे कि उमर एक पेज भी चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं हेरिटेज टाइम्स के नाम से। उसमें अलग अलग तरीके से, जो हेरिटेज कहने का तात्पर्य है कि जो कंस्ट्रक्शन कभी पुराने ज़माने कंस्ट्रक्शन तो इन दिनों भी हो रहा है, तरह तरह कंस्ट्रक्शन, और हेरिटेज की जो लिगेसी की जो हम बातचीत करते हैं वो कहीं ना कहीं धराशायी की जा रही है, उस पर नई इमारतें खड़ी हो रही हैं। तो उमर, आप क्या पाते हैं? मतलब कि अगर ये सब कुछ धराशायी हो जाएगा, नए तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो मतलब व्हाट विल वी फाइंड? कुछ नहीं, छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं। पटना हम मानते हैं कि कई हज़ार साल पुराना शहर है। इसमें कोई भी चीज़ आप 800 साल पुरानी दिखा दीजिए, कुछ भी नहीं है। सिवाय एक कुम्हरार पार्क आप ले जाइएगा, वहाँ पे है क्या दिखाने के लिए? कुछ भी नहीं। वो भी जो सारे पिलर निकले थे वो बचाने के लिए कि कभी भविष्य में दिखाएंगे, सारे गाड़ दिए गए हैं बालू के नीचे। मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ है ही नहीं। हमारे पास 800 साल पुरानी चीज़ पटना में मौजूद नहीं है। हमारे पास पुराने घाट थे, रिनोवेशन के नाम पे घाट ख़त्म कर दिए गए हैं। एक भी घाट आज की डेट में नहीं है। वो जस्ट है अब सुबह में लोग मॉर्निंग वॉक कर लें, ये कर लें। घाट नाम की चीज़ अब हमारे यहाँ बची नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जब पुल बना तो गंगा हमारे शहर से काफ़ी दूर चली गई है। तो घाट गंगा के किनारे होता, गंगा ही दूर चली गई तो घाट का एग्जिस्ट खत्म हो गया। इसके अलावा रिनोवेशन के नाम पर उस पर टाइल्स लगा दिया गया, वो तो अंदर चला गया। एक और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि 2-3 चीज़ ऐसी थी जिससे हमारी कम से कम 200-300 साल की पुरानी हिस्ट्री थी। जैसे यहाँ पे कलेक्ट्रेट बिल्डिंग थी, उसने यहाँ की 300 साल की हिस्ट्री देखा। पटना में जो भी 1857 की क्रांति और उसके आसपास जो भी चीज़ें हुई वो हमारी नज़रों के सामने से उसने देखा। लेकिन किस तरह से पिछले 1-2 साल में उसके साथ क्या ज़्यादती हुई सबको पता है। इसके अलावा पटना जंक्शन के सामने वहाँ पर बुद्धा स्मृति पार्क है। वो पार्क सभी लोग जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि वहाँ पर एक जेल था। वो जेल था जहाँ पर हमारे क्रांतिकारी कैद थे। तो वहाँ पे सरकार ने पार्क बनाया। अच्छी बात है पार्क बना, लेकिन मसला ये है कि आप ऐसे पुरानी चीज़ों के ऊपर जो एक धरोहर हो सकता था उसको आप म्यूज़ियम बना सकते थे कि क्रांतिकारियों का एक म्यूज़ियम है जो इसमें जेल रहे हैं, तो वो हो सकता था। लेकिन क्या किया उन्होंने, पार्क बनाया। पार्क में फ़ीस भी है, अंदर जाइएगा तो अंदर में कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। लोगों ने, जब पटना के लोगों ने आवाज़ उठाया तो 1-2 दीवार छोड़ दिया गया है पुराने जेल की। तो ये तो आलम है। सेम यहीं पर अंजुमन इस्लामिया हॉल 1885 का हॉल था। वो एक ऐसा हॉल है जो पटना के इतिहास में पिछले 100 साल में कोई भी लीडर आया हो, कोई भी लीडर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, मोहम्मद अली जिन्ना हो, महात्मा गांधी हो, या इस तरह के जो भी लीडर पटना में आके तकरीर किया है उन्होंने उस हॉल में ज़रूर तकरीर किया है, क्योंकि पटना में कोई हॉल नहीं था, वही हॉल था। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जयप्रकाश नारायण की क़यादत में जो सोशलिस्ट पार्टी बनी है, पहली सोशलिस्ट पार्टी 30s के दौर में, 1930s के दौर में, वो उसी अंजुमन इस्लामिया हॉल में बने जब पूरे भारत के सारे सोशलिस्ट वहाँ पे आके इकट्ठा हुए। उसकी तस्वीर मौजूद है। लेकिन क्या किया हमने, उस पुरानी इमारत को ख़त्म करके उसके ऊपर बेहतरीन कमर्शियल बिल्डिंग बना दी। तो हमने इतिहास अपना ख़त्म कर दिया। और उसमें अब ये लगेगा, अब थोड़ी लिखाएगा उसमें क्या 1850 थी, वो होगा साल 2020-21 की बिल्डिंग है। तो हमने अपने 125 साल के इतिहास को ख़त्म कर दिया। उसकी क्या हिस्ट्री थी, उसमें कौन लोग आए थे। ये भी अजीब चीज़ है कि उन्हीं सोशलिस्टों के जो मानने वाले वही हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें ख़त्म की है। तो ये सबसे अजीब व गरीब चीज़ है। और इसी तरह से बहुत सारी इमारत पटना में रोज़ ख़त्म हो रही है। मैं आपको बताऊं परसों का वाक़या। एक साहब हैं, हिस्ट्री का पेज चलाते हैं, वो बिहार आए घूमने के लिए। वो पटना आए, उन्होंने मुझसे कॉल करके कहा कि मैं जंक्शन से उतर रहा हूँ, मुझे आस-पास में बता दें कि 2 घंटे में कौन सा मैं हेरिटेज ये घूम लूँ। मुझे समझ में नहीं आया, मैं भाई को भेजूँ कहाँ। जंक्शन से उतर के आप किसी जगह भेजे नहीं जा सकते हैं कि जहाँ पे जो इंसान हिस्ट्री हेरिटेज से जाके मोहब्बत करने वाला इंसान देख सकता है। मैं उसे पटना म्यूज़ियम नहीं भेज सकता था क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं। मैं खुदा बख्श लाइब्रेरी नहीं भेज सकता क्योंकि रास्ता नहीं है जाने का, जो हाल है। तो ये तो आलम है कि अगर पटना जंक्शन पे उतर रहे हैं तो आप किसी इंसान को जो पहली बार पटना आ रहा है उसको किसी भी हिस्टोरिक जगह नहीं भेज सकते हैं। बिहार म्यूज़ियम जो बना है वो म्यूज़ियम नहीं, वो बेसिकली एक ये है जिसमें आप, गैलरी है, उसमें आप जा सकते हैं। म्यूज़ियम जो पटना म्यूज़ियम है उसका क्या हाल है, पूरी पॉलिटिक्स आप सभी लोग जान रहे हैं। तो मसला ये है कि उस भाई को मुझे मजबूरन एक दिन रुकवा के पुराने पटना सिटी के इलाके में, यानी गाय घाट के उस पार से जो हेरिटेज है उसको दिखाने की कोशिश की मैंने। वहाँ पे भी इंक्रोचमेंट हो रहा, सरकार उस पर भी तवज्जो नहीं दे रही है। तो ये तो हाल है। हालांकि बिहार में या पटना में जो सारी चीज़ें हैं वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक अशोक राजपथ है, ऐतिहासिक गांधी मैदान है। ऐतिहासिकता का बोध भले ही हमारे भीतर ना हो, मगर ये सारी चीज़ें अभी भी जो हैं कम से कम आम बातचीत में ऐतिहासिक बची हुई हैं। वो कब तक बची रहेंगी ये भी अपने आप में एक
देखने और दर्ज करने वाली बातचीत होगी। मगर उमर, हम चूँकि एक बंटवारे की बातचीत बिहार के साथ हमेशा से कि 1911 और धीरे धीरे अब 100 साल से भी ज़्यादा हो गए, बीच में भले ही जिस तरीके से भी झारखंड बटा या फिर उड़ीसा बटा, वैसे में एक बार जोड़ने की भी बातचीत, आप बहुत दिलचस्प चीज़ का जिक्र कर दिया, मुझे भी उसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैं चाहूँगा कि वो आप हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे किस तरीके से जब बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने और एक तरीके से बिहार से ही होते हुए पटना कॉलेज से पढ़ते हुए विधान चंद्र रॉय, जो कि बाद में बंगाल के मुख्यमंत्री हुए और बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। सबसे मज़ेदार चीज़ है, श्री बाबू की पैदाइश इसी बिहार की सरजमी पे हुई और बीसी रॉय जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुए, उनकी भी पैदाइश इसी सरजमी पे हुई, दोनों ने यहीं पढ़ाई की। तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1911 का जो बंटवारा है वो आम हिस्टोरियन बंगाली वर्सेस बिहारी देखते हैं, यानी बंगला बोलने वाले और हिंदी और ये यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच का झगड़ा दिखाते हैं। लेकिन वो कई ऐसी चीज़ें जो वैसा है भी नहीं जो हमें दिखाया जाता है, वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको इग्नोर करने का है। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, साल 1956 जिसमें बीसी रॉय और श्री कृष्ण सिंह साथ में, जनवरी का महीना है, डेट एग्जैक्ट मुझे 6 या 9 में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन उसी दिन दोनों स्टेटमेंट जारी करते हैं जिसमें वो बात करते हैं कि ये जो दोनों स्टेट है इसको वापस से एक किया जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारे आर्काइवल डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जिसमें लोगों से राय ली जा रही है, बात हो रही है, लोग अपने खत लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं इस मुद्दे पे। 1956 की बात है। लेकिन मई में कुछ सीट के ऊपर उपचुनाव होता है और इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा जाता है जिसमें कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। यानी जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं और बंगला बोलने वाले लोग हैं वो इस चीज़ पे बड़े पैमाने पे एग्री नहीं करते हैं, इससे नुकसान होता है। तो जिसके बाद दोनों ही नेता अपने इस बात से पीछे हट जाते हैं। फिर ये मुद्दा उसी दरमियान 4 महीने के अंदर ही रफा दफा हो जाता है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 45 साल के अंदर वापस से दोनों स्टेट को जोड़ने की बात हो रही है। वैसे आज की डेट में भी अगर देखा जाए तो मिथिला को अलग करने की बात होती है, अलग अलग लोग अपने हिसाब से पॉलिटिकल मूवमेंट चलाते हैं, झारखंड अलग हुआ तो, लेकिन वही है कि कंबाइंड कोई चीज़ रहे तो उसका एक है कि कल्चरली आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर एक हिसाब से अगर देखें कोई अलग होना चाह रहा है तो देश से अलग होना थोड़ी चाह रहा है, वो देश के अंदर ही है, लेकिन वो चाह रहा है कि उसके किसी खास कल्चर पे, उसके किसी खास चीज़ के ऊपर तवज्जो दी जाए। लेकिन वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन ये 1956 का जो वाक़या है, वो 4 महीना का जो पॉलिटिकल ये सिनेरियो अपने बहुत यूनिक है, इसके ऊपर बहुत कम बात होती है, बहुत कम चर्चा होती है। लेकिन ये 1956 में सारी दस्तावेज उस ज़माने के मौजूद हैं जिसमें बिहार और बंगाल एक साथ आना चाह रहा। चूँकि उमर, आपने तवज्जो और लिगेसी की बात कर दी। तवज्जो और लिगेसी से मुझे याद आता है कि एक भाषा, बहुत खूबसूरत भाषा और बोलियों का तो बिहार के भीतर जिस तरीके से समागम रहा है, कैथी। चूँकि मैं जब विधान चंद्र रॉय के बारे में भी कुछ पढ़ रहा था तो उन्हें पाया कि किस तरीके से वो बंगाली कायस्थ फैमिली से और कायस्थों से जुड़ी हुई एक भाषा बोली थी कैथी। आज हम आप उसको उस तरीके से नहीं पाते। आप उसके मामले में भी एक जिक्र कर रहे थे कैसे वीर कुंवर सिंह से कैथी का मामला। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कुंवर सिंह, और आमतौर पर 1857 की क्रांति पे ये इल्ज़ाम लगता है कि ये राजे रजवाड़े अपनी मिल्कियत बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। लेकिन कुंवर सिंह का खत है अपने एक ख़ास साथी जिनका नाम है काजी जुल्फ़िकार, वो जहानाबाद के रहने वाले थे, उनको उन्होंने 3 खत लिखा है। 2 खत 56 में है, 1856, जी हाँ, एक मई के महीने में है, फिर एक खत जनवरी फरवरी में 1857 के दरमियान है जिसमें कुंवर सिंह का सील है, मोहर है, और उसमें उन्होंने लिखा है काजी जुल्फ़िकार को कि 2-3 खत में ऐसा जिक्र हो रहा है कि आपने जलसा बहुत अच्छा कराया, हम अपनी इसमें कामयाबी और आगे बढ़ेंगे। फिर एक खत में ये जिक्र हो रहा है कि कुछ भी हो जाए हम अपनी जान दे देंगे लेकिन अंग्रेज़ों के कब्ज़े में नहीं आएंगे। फिर एक ख़त में ये जिक्र हो रहा है कि तुम्हें मेरठ की तरफ कूच करना है, मतलब मेरठ में कासिद भेज जा चुके हैं, ये सारी चीज़ें। उसमें एक ख़त में और जिक्र है कि किस तरह से किसी मुखबिर ने खबर दे दी है। तो ये सारी चीज़ें सब मई 1857 से पहले इस चीज़ पे बात हो रही है। इसका मतलब 1 साल 1.5 साल पहले कुछ ना कुछ हो रही है। तो ये सारे ख़त कैथी लिपि में है। और सबसे मज़ेदार चीज़ है, ये ख़त आज भी मौजूद हैं, खुदा बख्श लाइब्रेरी में मौजूद है। और ये पहले जिनके पास थे यानी काजी जुल्फ़िकार अली के 5वें या 6ठे पुश्त हैं अनवार साहब, उनके यहाँ वो आज भी उसकी कॉपी मौजूद है कि किस तरह से उन्होंने खुदा बख्श लाइब्रेरी को बेचा। बेचने की वजह यह है कि सरकार ने उनके ख़ानदान वालों पर कोई तवज्जो नहीं दिया, मजबूरी में अपने ख़ानदान की लीगेसी को उनको बेचना पड़ा। मैं खुद उनसे मिल के आया तो एक अलग चीज़ है। तो उनके ऊपर एक किताब भी पिछले साल आई है और काफ़ी अच्छी किताब है काजी जुल्फ़िकार अली के ऊपर।
तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुंवर सिंह से याद आया कि 1845 की बात है, वो वही दौर है जब पंजाब में राजा रणजीत सिंह की फ़ौज अंग्रेज़ों से लड़ रही है। उस वक्त बिहार में सोनपुर मेले में एक चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे यहाँ के ज़मींदार आते हैं, उसमें बहादुर शाह ज़फ़र का भी नुमाइंदा मौजूद होता है और इसके अलावा नेपाल सरकार का भी कोई नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद होता है, जिसमें ये मीटिंग होती है कि 10,000 सिपाही पूरे रसद के साथ कुंवर सिंह की क़यादत में पंजाब की तरफ कूच करेंगे और पीछे से अंग्रेज़ों पे हमला कर देंगे और इस तरह से हिंदुस्तान से हम फिरंगियों को भगा देंगे। आपको हैरत होगी, इसकी जिम्मेदारी कुंवर सिंह को मिल दी जा रही है, लेकिन इसके जो लीडर हैं वो ख्वाजा हुसैन साहब हैं जो लीड कर रहे हैं, जिनके टेंट में ये बात हो रही है। तो इससे पता चल रहा है कि सोनपुर मेला और सोनपुर का जो खित्ता है वो खुद कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि संगम का इलाका है, कई नदी वहाँ पे आके मिल रही है, तो वो एक चीज़ है। तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये बात में ये था कि दानापुर कैंटोनमेंट है, वहाँ के सिपाहियों को 6 महीने का एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा और उन्हें ही कहा जाएगा कि उन्हें बगावत करनी है। तो सेम यही चीज़ 1857 में होता है कि कुंवर सिंह के सपोर्ट में सारे सिपाही कहाँ पहुँचते हैं, आरा पहुँचते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब पटना के सड़कों पर पीर अली जैसे क्रांतिकारी को जब शहीद किया जाता है। तो ये जो तैयारी है 1845 से लेकर 1857 तक कुंवर सिंह की तैयारी है 12 साल की। यही वजह है कि कुंवर सिंह 1857 में पूरे तकरीबन 12 महीने तक जंग करते रहे। उसके बाद उनके भाई अमर सिंह की एक लंबी जद्दोजहद है। तो आमतौर पर उन्हें सिर्फ राजपूत आइकॉन की तरफ पेश किया जाता है पॉलिटिकल इसमें कि वोट बैंक, वोट पॉलिटिक्स। लेकिन कुंवर सिंह को देखिएगा, कुंवर सिंह जब आरा पे कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पे हुकूमत बना रहे हैं, तो उनके जो दाएं और बाएं लोग हैं वो सारे मुसलमान हैं। इसके अलावा जब उनकी फ़ौज आगे बढ़ रही है तो मदद करने वाले सारे यादव हैं। और आज की डेट में जो हम जिनको एससी में लेते हैं, शेड्यूल कास्ट, बहुत सारी कास्ट को माने, वो कास्ट के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी फ़ौज, मतलब जब अंग्रेज़ फ़ौज पीछे से आ रही है तो जो घास बेचने वाली कम्युनिटी होती है, घसियारिन जिनको कहते हैं, उन्होंने अंग्रेज़ी फ़ौज को चारा देने से इनकार कर दिया। ये तो आलम था, मतलब उनको सपोर्ट था। तो ये सपोर्ट एक दिन में नहीं मिलता, इसके लिए 10 साल, 5 साल, 15 साल मेहनत करनी पड़ती। तो कुंवर सिंह और उनके साथियों ने किया, जिसका एक छोटा सा उदाहरण आपको उस खत में मैं बताया, खत मौजूद है, ये दस्तावेजी खत है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ हो रही थी, कुछ ना कुछ क्रांति यहाँ पे की जा रही थी। तो बाद में ये सारी चीज़ें, जो 1845 का जो मामला है वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, अंग्रेज़ों को पता चल जाता है किसी गद्दार की वजह कर। तो बाद में इनमें से कई लोगों को अंग्रेज़ों ने समन भेजा और इनको गिरफ्तार करने की भी कोशिश की, लेकिन ये सब अपने वक्त के बड़े लोग थे, तो अंग्रेज़ों ने इन्हें छोड़ दिया, इनके ऊपर नज़र रखा, लेकिन इन्होंने खामोशी से अपना काम धीरे धीरे जारी रखा। और बाद में 1857 की क्रांति का सारा जिक्र हम लोग जानते हैं कि बिहार का क्या रोल है, कितनी बड़ी कुर्बानी यहाँ के लोगों ने दी, क्या छोटा नागपुर के इलाके में क्या कुर्बानी हुई, उड़ीसा के इलाके में क्या कुर्बानी हुई, ये मगध से लेकर शाहाबाद और तिरहुत के इलाके में, और पूरा आपका जो वो इलाका है जो बिहार यूपी का आज की डेट में बॉर्डर है, वहाँ पे क्या कुर्बानी, क्या जद्दोजहद, क्या जंगें हुई, तो ये सारे लोग जानते हैं। तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि 1945 में ही राजा नेपाल से ये समझौता हुआ था कि एक तरफ ये जंग करेंगे कुंवर सिंह और उनकी फ़ौज हमला करेगी, और फिर राजा नेपाल सपोर्ट करेंगे इन्हें हथियार और पैसे से। 1857 में जब क्रांतिकारी हमारे हार जाते हैं गद्दारों की वजह कर या कुछ अपनी कमज़ोरी, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे क्रांतिकारी तलवार से लड़ रहे थे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अंग्रेज़ों के जो बंदूक कारतूस है उसमें गाय और सूअर की चर्बी है, ना उसे हिंदू यूज़ कर सकता था ना मुसलमान यूज़ कर सकते थे। हिंदू मुसलमान एक साथ अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ यूज़ कर रहे थे, तलवार और बंदूक की जंग में तलवार की हार होनी थी। तो एक बहुत बड़ी वजह है हार की कि हम तलवार से लड़ रहे थे, और लोग अपने मजहबी अकीदे से ये नहीं आ रहे थे कि वो कारतूस नहीं, तो थोड़ी देर बाद जो पुरानी कारतूस ख़त्म हो गई, ये कारतूस यूज़ नहीं कर सकते, तब तलवार की जंग हुई, तो उसमें इनको हारना ही था, तो वो ये लोग हार गए। तो उसमें बहुत सारे लोग जो नज़रबंद हुए या गायब हुए या फिर लोग ओझल हुए। तो उसमें एक बहुत मशहूर नाम है बेगम हज़रत महल का, वो उनकी कब्र काठमांडू में है, तो उनको देखिए नेपाल के राजा ने पनाह दी। तो ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी नेपाल के सटे इलाके में जाके बसे, और उसी में से एक बहुत मशहूर नाम है बाबू अमर सिंह का, कुंवर सिंह के भाई। तो ये सारे बिहार के लोग हैं जो नेपाल के रास्ते जाने ही वाले थे कि रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी स्टोरी है वो सारी चीज़ें। तो हमारी कुर्बानी एक बहुत बड़ी 1857 में, लेकिन बाद में इन्हीं की औलाद, इन्हीं के बच्चे जो लोग इस क्रांतिकारी गतिविधि में हिस्सा ले रहे थे 1845 से लेकर 1857-58 में, उन्हीं के बच्चे बाद में बिहार को सेपरेट स्टेट बनाने वालों में से होते हैं। क्योंकि जैसे हम जान रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में, उनकी पैदाइश आरा के इलाके में हुई है।
आरा किसका गढ़ है? बाबू कुंवर सिंह का। इसके अलावा एक इंसान है जिनका नाम है जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद नूर, वो वही ख्वाजा हुसैन साहब जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, उन्हीं के पोता या परपोता है एग्जैक्टली, लेकिन उन्हीं के खून है वो। ठीक ऐसे ही एक अली इमाम का जिक्र आता है, तो नेवरा में तो बज़ाब्ते जंग के लिए पूरा महाज बनाएगा, तो वो सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, मौजूद है। तो वही लोग हैं जो बिहार को सेपरेट स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक लंबा वक्फा है जद्दोजहद का, तो वो चल रहा था, उसकी एक पूरी स्ट्रेटेजी थी। और आमतौर पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 1912 का जो मूवमेंट है वो प्रो अंग्रेज़ है, यानी बंग भंग का जो पूरा मुद्दा था, बंगाल को सेपरेट करने का जो मांग अंग्रेज़ों ने कोशिश की थी, उसके खिलाफ जो पूरा एहतजाज हुआ, ये इनको सपोर्ट करना जैसा लग रहा था कि बंगाल का सेपरेशन हो रहा था। लेकिन अगर देखिएगा कि 1912 में पटना की धरती पे एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, वो था बांकीपुर में कांग्रेस का सेशन होना। 1912 में पहली बार बिहार की सरजमीन में बांकीपुर का सेशन हुआ, और यही वो सरजमी है जहाँ पे हमने गांधी जी को लॉन्च किया। आप जैसा जानते हैं, तो गांधी जी सबसे पहले आते हैं तो कहाँ ठहरते हैं? मजहरूल हक के घर जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ आते हैं, फिर उनके साथ वही लोग देते हैं चंपारण सत्याग्रह में, जो 1912 के मूवमेंट के हीरो हैं। जो लोग 1912 में बिहार को सेपरेट स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं, वही लोग गांधी जी को 1917 के चंपारण सत्याग्रह में मदद करते हैं। फिर खिलाफत और असहयोग आंदोलन होता है, सदाकत आश्रम वही लोग बनाने वाले हैं, सदाकत आश्रम बिहार विद्यापीठ, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक और उनके साथ और भी कई साथी, वो सारे लोग आपको 11-12 की जो तहरीक है उसमें आपको दिखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये जो पूरा रोल है, जो नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, जो आम इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि नौकरी और इसके लिए अंग्रेज़ प्रो होने के लिए कोशिश की जा रही थी, लेकिन बिहार के लोगों ने वैसा थोड़ी किया। फिर 1930 का जो नमक सत्याग्रह है, फिर 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट तो अपने में यूनिक है, यानी अगर भारत में 5000 लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में शहीद हुए हैं, तो उसमें आधे बिहार में, यानी 5000 लोग शहीद हो रहे हैं, तो फिर 2500 बिहार की शहादत है। तो ये तो बिहार की कुर्बानी है। लेकिन बिहार पिछड़ा क्यों है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा था। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, हालांकि मैं एक चीज़ और थोड़ा रोकना चाहूँगा, क्योंकि बहुत आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हावी हो जाती है बहुत सारी चीज़ों पे। वीर कुंवर सिंह का नाम लेते हैं हम, और मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार याद आते हैं, अभी भी वही हुक्मरान हैं हमारे। और पहला जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो शेरशाह सूरी की तरीके से मांगते थे कि मुझे 5 साल का शासनकाल, क्योंकि शेरशाह सूरी का 5 साल का जो शासनकाल रहा है वो ऐतिहासिक अपने तरीके से, जो आज आप हम नक्शा देखते हैं देश का या बहुत सारी चीज़ें जो देखते हैं, उसमें शेरशाह सूरी की जो है भूमिका रही है। मगर चूंकि एक मुस्लिम पॉलिटिक्स का पूरा बात है, हम लोग मुगल को लेकर के इतनी बातचीत होती है, मगर शेरशाह सूरी की बिल्कुल बातचीत नहीं होती। तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं, फिर हम उस पर आते हैं। देखिए, जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि शेरशाह सूरी का जो पूरा दौर है उसी को मुगलों ने कॉपी किया है। यानी अकबर ने जो रिफॉर्म की बात होती है, उन्होंने प्रॉपर शेरशाह सूरी का जो रिफॉर्म है उसको एक्सेप्ट किया, मतलब उसमें तो चूँकि शेरशाह सूरी का रिफॉर्म काफ़ी अच्छा था, तो चूँकि अब मुगलों ने उसको इस्टेब्लिश करके उसको लंबे इसमें लाया, तो उसका क्रेडिट मुगलों को गया। तो ऑब्वियस है, और मुगलों की हुकूमत एक लंबे समय तक चलने वाली हुकूमत थी। उसके बाद 1757 में अंग्रेज़ यहाँ पे हाकिम बन गए। तो 1757 से लेकर 1947 तक यहाँ पर अंग्रेज 190 साल तक बिहार और बंगाल के खित्ते पे हाकिम रहे, और डायरेक्ट उनकी हुकूमत थी। तो इसका असर यहाँ पे काफ़ी रहा। तो अंग्रेज जो करते थे वो करते थे। मैंने पहले ही बताया कि प्रिंसली स्टेट अगर यहाँ पे होता, जैसे दरभंगा महाराज अपनी तरफ से वो इंसान कोशिश कर रहे हैं, कॉलेज बने, ये बने, नहीं बन सकता जब तक अंग्रेज ऑर्डर नहीं देंगे। अगर वो खुद मुख्तार होते, उनके पास खुद मुख्तारी होती, प्रिंसली स्टेट के पास जैसे था, तो वो अपना कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनवाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे पास हथुआ महाराज और थे, लेकिन उनके पास वो संसाधन नहीं थे, क्योंकि उनके पास तोप की सलामी नहीं थे, बहुत सारी चीज़ नहीं थे, लोकेशन नहीं था, ये था। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने कोशिश की। ऐसा नहीं है, जैसे बादशाह नवाब रिजवी गर्ल्स कॉलेज है 1907 में, तो बेतिया की महारानी और गुजरी के नवाब, इन दोनों ने मिलकर खोला। तो आज भी BNR कॉलेज है, उसका एक बहुत ही पॉजिटिव असर है। रशीदुन्निसा को माना जाता है किसी भी भारतीय जुबान में पहली नॉवेल लिखने वाली महिला। उसी औरत ने उस स्कूल की बुनियाद डाली थी, जिसे इन दोनों ने सपोर्ट किया, और वो स्कूल आज की डेट में भी कायम है और 100 साल से ऊपर हो गया। और उसका असर ये हुआ कि पूरे बिहार में लड़कियों के पढ़ने के लिए एक पॉजिटिव माहौल बना। ठीक उसी तरह से देख सकते हैं, जब साल 2005 में साइकिल स्कीम निकली, तो लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे मौके फराहम हुए, और उसका एक पॉजिटिव असर आज हम बिहार की सोसाइटी में देख रहे हैं, पॉलिटिकल हट के। आपने स्कूल का जिक्र कर दिया, अपने दर्शकों को बताने कि विधान चंद्र रॉय जहाँ जन्मे, जिस घर में जन्मे, उनकी माँ अघोर कामिनी, बाद के दिनों में वो वहाँ से पढ़ाते लिखाते हुए बांकीपुर गर्ल्स इंटर कॉलेज या स्कूल, जो कि बिहार का अपने तरीके का अनूठा गर्ल्स कॉलेज या स्कूल है,
तो वो उसी घर का या उसी स्कूल का एक्सटेंशन है बाद के दिनों में। जी जी। तो हाँ, फिर नहीं तो वो बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसी तरह बिहार में अगर देखी जाए, पूर्णिया का इलाका बहुत पिछड़ा माना जाता है आज के डेट में। वहाँ स्कूल मिल रहा है 1860 का खोला हुआ, वहाँ के लोकल जमींदार ने खोला। ऐसा ही अगर आप देखेंगे बिहार साइंटिफिक सोसाइटी खुलता है आपका मुजफ्फरपुर तिरहुत के इलाके में, तो उसको देखिए, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बेहतरीन नमूना है। और उसी का नमूना है लंगट सिंह कॉलेज, जो उस समय में भूमियार ब्राह्मण कॉलेज था, जहाँ पे एक साइड वहाँ पर के बड़े जागीरदार लोग आपस में मिलकर, जो मुस्लिम और वहाँ पर भूमिहार जागीरदार थे उस इलाके में, तो उन लोगों ने सपोर्ट किया और वहाँ पे कॉलेज स्कूल बहुत सारी चीज़ें खुली। सेम ऐसा ही आपको पटना में दिखेगा। और बिहार मूवमेंट, अलग बिहार बनाने का जो पूरा मूवमेंट है, वो तो अपने में यूनिक है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। उसकी तकरीर से याद आता है कि 1908 में सर अली इमाम ने मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की थी अमृतसर के सेशन में। तो अली इमाम को भी क्रेडिट जाता है सच्चिदानंद सिन्हा के साथ बिहार को सेपरेट स्टेट बनाने में। इसका जिक्र खुद सच्चिदानंद सिन्हा ने अपनी किताब में कर रखा है। तो उसमें जो उन्होंने 1908 में मुस्लिम लीग के सेशन में जो तकरीर की है, उसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जो बात करते हुए बिहार का एग्जाम्पल दिया कि बिहार में हम जिस तरह की सियासत कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बेहतरीन नमूना है। तो ये अपने में यूनिक चीज़ है कि बिहार ने हमेशा रास्ता दिखाया। ये है कि छुटपुट यहाँ दंगे फसाद होते रहे, इस पर कोई शक नहीं, बड़े पैमाने पर लोग मरे हैं, लेकिन अगर लॉन्ग इस पे देखे जाए, बड़े कैनवास पे देखा जाए, तो बिहार में ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो बाहर में है। मतलब बाहर में जो निगेटिविटी हमारे यहाँ नहीं है। जैसे कास्ट की बात होती है तो हम बदनाम हैं, कास्ट हर जगह है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो कास्ट का मसला है वो कई, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मोमिन कॉन्फ्रेंस 1910-12 के आसपास कलकत्ता में ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है। इसको बनाने वाले सारे बिहारी हैं, ठीक है। तो ये प्रोफेसर शम्स मनेरी हैं, उसके पहले अध्यक्ष हैं, मनेर के रहने वाले हैं। इसके अलावा बिहार के ही सारे लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाई। बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी बनी, एक मजबूत सेगमेंट बन के 1946 के इलेक्शन में उभरी मुस्लिम लीग के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें, तो बिहार ने बहुत सारी चीज़ों को रुख दिखाया है, हर दौर में दिखाया। 1857 में सबसे लंबे समय तक जिस इंसान ने जंगे की वो हमारे बिहार के थे, बाबू कुंवर सिंह और उनके पूरे साथी। एक लंबी जद्दोजहद है। और ट्राइबल रिवॉल्ट यहाँ पर का एक अलग रिवॉल्ट है। इसके अलावा यहाँ से अंडमान जाने वाले लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। ख़ास के यहाँ पर के जो मौलवी थे, ख़ास के पटना के जो सादिकपुर के मौलवी कहलाते हैं, उनके घर को 1864 में अंग्रेज़ों ने समतल कर दिया, बराबर कर दिया। उनके बुज़ुर्गों के कब्रों के ऊपर गधे से बैल जोता जाता है और उनकी सारी हड्डियों को निकाल के फेंक के उसके ऊपर शौचालय बनाया, उनको ये करने के लिए, जलील करने के लिए। आज भी म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग पटना के अजीमाबाद अंचल का जो म्यूनसिपैलिटी है वो वही जगह है वो। तो ये बताता है कि अंग्रेज़ों को यहाँ के लोगों से किस लेवल पे नफरत थी। तो नफरत का आलम तो ये था। एजुकेशन की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमको कोई चीज़ मिलती है मेहनत से तो हमें उसकी कदर है, वैसे ही बिहार मूवमेंट से जुड़े लोगों को जब बिहार एक सेपरेट स्टेट मिला तो उनके लिए उसकी कदर बहुत बढ़ गई। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले कोशिश करके नथन कमेटी में बहुत सारे बिहार मूवमेंट के लोग, जिसमें सर फखरुद्दीन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जस्टिस नूरुल हुदा जैसे लोग थे, और इन लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी को बनाने में एक अहम रोल अदा किया। यूनिवर्सिटी बन गई। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल स्कूल था, कॉलेज नहीं था, इंजीनियरिंग स्कूल था, कॉलेज नहीं था। तो जब सर फखरुद्दीन 1920 के दौर में एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं और सर गणेश दत्त यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं, तो इन्होंने 2-4 बड़ा यूनिक काम किया। पहला यह है कि जितने स्कूल थे सबको कॉलेज करवाया। यानी उस जमाने में टेम्पल मेडिकल स्कूल था, वही बना प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। बाद में वही कॉलेज आज की डेट में PMCH के नाम से जाना जाता है। जो NIT पटना आज का है वो इंजीनियरिंग स्कूल था, उसे NIT उस समय बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया। साइंस कॉलेज खुला, हमारे बहुत सारे इदारे खुले। इसके अलावा वेटनरी कॉलेज खुला, हमारे स्टेट में खुला तिब्बी कॉलेज, पहला बिहार भारत का पहला सरकारी तिब्बी कॉलेज। सेम आयुर्वेदा कॉलेज खुला, सब उसी दौर में खुला। तो ये रोल है उन लोगों का जिनको मिली कुर्बानी से अपनी, मतलब उनकी जो मांग थी जिसके लिए उन्होंने 30 साल तक जद्दोजहद की। तो उसके बाद उन्होंने इस स्टेट को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, यहाँ के एजुकेशन के सेक्टर को खोलने के लिए भरपूर काम किया और एक से एक इदारे खोले। इसके अलावा कुछ कॉलेज पहले से खुले हुए थे, जैसे BN कॉलेज हो गया और TNG कॉलेज आपका यहाँ भागलपुर में है। तो उसको उन्होंने मजबूत करने के लिए, उसके हॉस्टल की बिल्डिंग, उसकी इमारत बनवाने के लिए अहम रोल अदा किया। सेम इन्होंने यही सी लंगटिंग कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में, उसको तरक्की याफ्ता बनाने में एक अहम रोल अदा किया। तो मतलब इन लोगों का जो रोल था, पहले से इदारे जो मौजूद थे उसको इस्टेब्लिश करने में और अच्छे से मजबूत करने में इन लोगों ने एक अहम रोल अदा किया। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारे अंदर वो विज़न होना चाहिए जो सर फखरुद्दीन के अंदर था, हमारे अंदर वो विज़न होना चाहिए जो सर गणेश दत्त में था, कि एजुकेशन
एजुकेशन, उस ज़माने अंग्रेज़, आप लोगों को पता होना चाहिए, आयुर्वेदा और तिब्बी के खिलाफ थे, लेकिन इन लोगों ने यहाँ सरकारी कॉलेज खोल दिया। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। तो सेम आज के डेट में भी हम जब अपने स्टेट की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, तो हमें भी डेडिकेटेड होना होगा कि हम अपने स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ करें, किसी रूप में करें। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मुझे ये लगता है इस चीज़ के ऊपर काम होनी चाहिए, और ख़ास के उन पुरानी चीज़ को तो हर हाल में बचाना चाहिए कि हम नेक्स्ट जनरेशन को दिखाएंगे क्या। अगर मान लीजिए कोई पुरानी चीज़ है 100 साल पुरानी, उसको हम ख़त्म करके नहीं बना दे तो 100 साल की हिस्ट्री तो ख़त्म हो गई। तो इस चीज़ से भी परहेज़ करना चाहिए। हम नई चीज़ नई जगह बना लें, ज़मीन बहुत है हमारे पास, पुरानी चीज़ को थोड़ी कुछ लोगों के लिए तो छोड़ दें, लेकिन ये अफसोस की बात है कि ये नहीं हो रहा है। तो बातचीत यहीं ख़त्म की जाए। हालांकि ये बातचीत की शुरुआत ही है। हम कहेंगे कि उम्र से जितना हम बातचीत कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट और बढ़ता चला जा रहा है, मगर माध्यम की भी अपनी एक तरीके से सीमा है। हाँ, सीमा है। और हम चाहेंगे कि फिर से अगर आपको अच्छा लगेगा या अच्छी बातचीत लगेगी तो हम उम्र से लगातार इन सारी चीज़ों पर, बिहार की हिस्ट्री पर, बिहार के और अलग अलग चीज़ों पर हम उनसे इंगेज रहेंगे और उनकी बातचीत आप तक पहुंचती रहेगी। इसके अलावा जो उनका प्लेटफॉर्म है हेरिटेज टाइम्स, उससे तो आप जुड़ ही जाइए, ताकि वहाँ भी जो चीज़ें अलग अलग तरीके से वो कवर करते हैं वो आप तक पहुँचती रहे, हम तक पहुँचती रहे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। द जनताना के लिए मैं विष्णु नारायण, पटना से। बहुत धन्यवाद।